हेलो फ्रेंड, जिमाइन टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम नवंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो दिवाली से पहले हमारी आखिरी क्लास है, इसके बाद अगली क्लास जो होगी हमारी दिवाली में होगी, क्योंकि हम लोग को जाना है गांव। तो इस बार इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। 30 क्वेश्चन के नॉर्मली हम क्लास चलाते हैं, तो यहाँ पर हमने 70 क्वेश्चन रखा है, इसलिए ताकि आपको आसानी से कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से 2 दिन इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमेंट आपको हमें दिख रहा है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ उन्हीं लोग कमेंट कर पाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। सिंपली आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आराम से कमेंट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, बहुत नॉन सब्सक्राइब लोग जो आते हैं हमारे वीडियो को देखते हैं, उससे थोड़ा हमें भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस काइल में पंक्ति को प्रतिनिधित्व करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट द रो इन द कॉलम। तो इनमें से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर रो को प्रेजेंट करने के लिए हमारा 1 2 3 होता है। 1 2 3 जो होता है हमारा रो होता है। ये बिल्कुल एक्सेल में भी इसी तरह होता है। अगर मैं आपको एक्सेल दिखाना चाहूँ तो एक्सेल हमारे पास है, मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड में जो आपको बना हुआ दिख रहा है, ये हमारे रो को प्रेजेंट करता है, ये हमारे कॉलम को प्रेजेंट करता है। ऊपर वाले ABC जो कॉलम होता है, रो हमारी जो होती है वो हमारी 1 2 3 में होती है। तो सेम एक्सेल की तरह ही होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्सेल और लिब्रे ऑफिस का सेम टू सेम है। हालांकि अभी इन्होंने रो की संख्या भी बढ़ा दी है, 16,000 के लगभग कर दिया, जो एक्सेल 2021 में है। पहले 10,000 के लगभग थी, पुराने वाले वीडियो हमने आपको बताया था 10,000 के लगभग थी, अब इन्होंने बढ़ा के 16,000 कर दिया है। तो थोड़ा हम और बड़ा कर देते हैं ताकि सबको दिखाई पड़े। तो अगर आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो आप 360 पे कर लीजिए वीडियो क्वालिटी को, वहाँ पे आपको एडवांस में क्वालिटी मिल जाएगी। 360 कर लिए तो आपको चलेगा। अगर ज़्यादा बफर कर रहा होगा तो आप उसको क्वालिटी कम कर लीजिए। और 7.4 में ही, लेकिन ये बढ़ा हुआ है, पुराने वर्जन में अभी नहीं बढ़ा हुआ है। अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक ऑनलाइन पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट होता है ऑनलाइन का। यहाँ पे ये पर्यावरण में समझ लीजिएगा। तो देखिए, द परस्यूट ऑफ द फेयर एथिक बिहेवियर रिलेटेड। तो यहाँ पे जब आप ऑनलाइन किसी से बात करते हैं या तो वहाँ पे आपको एक बिहेवियर फॉलो करना होता है। जैसे कि नॉर्मली हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो हमारा एक बिहेवियर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। साइबर सेफ्टी उसको बोलते हैं या फिर साइबर लॉ बोलते हैं।
साइबर लॉ सिर्फ क्राइम के लिए होता है, अगर आप कोई साइबर क्राइम करते हैं तो उसके लिए साइबर लॉ माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये होगा हमारा साइबर एथिक्स। तो जो बिहेवियर होता है उसको साइबर एथिक्स बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल एकदम सिंपल। अच्छा, सीबीबी का पूरा नाम क्या होता है? सीबीबी का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारे जो तीन कंपनियों के कार्ड हैं, सॉरी हमारे दो कंपनियों के कार्ड है, वीजा और जो रुपए में सीबीसी जो होता है, सीबीबी जो होता है कार्ड के पीछे लिखा होता है 3 ही नंबर का होता है। लेकिन जो अमेरिकन एक्सप्रेस होता है उसमें हमारा सीबीबी नंबर 4 डिजिट का होता है और वो कार्ड के आगे ही लिखा रहता है। ठीक है, सारे डेबिट वीजा और रुपए वाले कार्ड में सीबीसी नंबर जो होता है हमारा कार्ड के पीछे ही लिखा रहता है। लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस में कार्ड के आगे लिखा रहता है, 4 डिजिट का होता है। नॉर्मल सब में 3 होता है। और मस्टैरो में सीबीबी नंबर नहीं होता, उसमें सिर्फ हमारा कार्ड नंबर से ही पेमेंट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर होता है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा विज्ञापन प्रति क्लिक मॉडल के ऊपर होता है। तो यहाँ पे होता है सर्च एडवाइस। तो यहाँ पे सर्च वाला विज्ञापन जो होता है हमारा क्लिक पर मॉडल के ऊपर होता है। नॉर्मली जो हम वेबसाइट पे अपना ऐड लगाते हैं यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, गूगल एडवर्ड जो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम गूगल की सर्विसों में ऐड लगा सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे गूगल का सर्च इंजन हो, वहाँ पे तो वो सारी चीज़ें जो होती है क्लिक पर होती है। मतलब जब भी आप सर्च एडवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक पे ले जाएगी, वो हमारा इसी पे आता है। रेफरल नहीं होता, रेफरल वो लिंक होते हैं जिस पे आप क्लिक करते हैं और उस रेफरल लिंक से अगर कोई चीज़ सामान कोई खरीदता है या फिर ज्वाइन करता है तो उसको आपको कमीशन मिलता है। फीडबैक दूसरी चीज़ होती है, सिग्नल आता ही नहीं इसमें। तो ये हमारा सर्च एडवर्टाइजमेंट वाला फीचर ही आएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। और हो गया। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किया है? सबसे पुरानी प्रोग्रामिंग भाषा इसमें कौन सी है पूछा जा रहा है। तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी? हमारी सोर्स कोड है, इनमें से कोई नहीं है, असेंबली भाषा या फिर मशीन भाषा है। तो सबसे पुरानी भाषा हमारी यहाँ पे है मशीन भाषा, जो है हमसे हमारी सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज हमारी सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस कैल्क की फाइल का है? तो देखिए लिब्रे ऑफिस के जितने भी एक्सटेंशन है सब एक ही जैसे होते हैं, मतलब सिर्फ उनके लास्ट के डिजिट ही बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए OTP लिखा है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ODS लिखा हुआ है, ODS मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, और ODT मतलब होता है ओपन टेक्स्ट, ये नहीं होता। ODS मतलब ओपन टेक्स्ट होता है, तो ये वाला नहीं होगा इसमें। ठीक है, ODT होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो यहाँ पे ODT नहीं लिखा है कोई, तो यहाँ पे ODT मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट जो होता है लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है। तो यहाँ पे हमें बताना है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का सबको पता ही होगा, OTS होता है, OTS होता है ओपन टेक्स्ट। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। बी वाला आंसर एकदम सही होगा। चलिए आता है। निम्नलिखित मुझे लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए कैल्क के किस मेनू में कमेंट विकल्प मौजूद होता है? तो कौन से विकल्प में कमेंट मेनू उपलब्ध होता है यहाँ पे?
तो हमारा यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारा कमेंट का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कमेंट मिल जाएगा। अब हमारे पास लिब्रे ऑफिस कैल्क तो उपलब्ध नहीं है, नहीं था आपको दिखा देते उसमें इंसर्ट करके। निम्नलिखित में कौन सा आकार लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड को अधिकतम आकार है, मतलब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड में अधिकतम आकार कितना होता है। अब यहाँ पे देखिए साइज पूछा जा रहा है, ना कि वो मैक्सिमम कितनी साइज होती थी। यहाँ पर राइट इंच होती कि लिमिट नहीं होती कोई स्प्रेडशीट की, आप कितनी भी बड़ी लिमिट उसमें स्लाइड की लिमिट बना सकते हैं आसानी से। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पहली बार आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे साइज भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम कितनी साइज की आप वहाँ पे फाइल जो है इम्प्रेस की फाइल बना सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईमेल के माध्यम से फाइलें भेजी जाती है। तो किसके माध्यम से फाइलें ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है। ईमेल के माध्यम से अगर हमें किसी फाइल को भेजनी है तो उससे हमें पहले अटैचमेंट बोलते हैं उसको। जब भी हम किसी फाइल को ईमेल की मदद से भेजते हैं तो वो अटैचमेंट के अंदर आती है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे अटैचमेंट वाले ऑप्शन की मदद से हम फाइल को सेंड करते हैं किसी को भी ईमेल से अगर भेजना है तो। अब लेकिन उसकी भी लिमिट होती है, बहुत बड़ी फाइलें नहीं भेज सकते। निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने के लिए किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने के लिए किया जाता है। अगर आपको फंक्शन इंस्टॉल करना है तो कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आप Ctrl+F2 दबाएंगे, उसके बाद ही आप फंक्शन की का इस्तेमाल कर पाएंगे फंक्शन का, ठीक है। तो अगले सवाल पे था निम्नलिखित में से OLX किस मॉडल पर आधारित। OLX मतलब यहाँ पे OLX कौन से मॉडल पे उपलब्ध होता है। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने गूगल ट्रांसलेटर ने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे बड़ा स्पेस दे दिया। OLX किस मॉडल पे। OLX हमने पिछले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, हमने बताया था कस्टमर टू कस्टमर यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल होता है। इसमें कोई भी कंपनी सेकंड पार्टी नहीं होती है। सारी जो है आप जो भी सामान खरीदेंगे कस्टमर से डायरेक्ट खरीदेंगे और पेमेंट भी आप डायरेक्टली कस्टमर को दे देते, कंपनी इसमें पेमेंट का नहीं होता। इसलिए रिटर्न की भी थोड़ी दिक्कत इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि कस्टमर आता है, कस्टमर रिटर्न नहीं करता दोबारा। तो देखने से पहले आप देख हो के लीजिएगा। निम्नलिखित में रुपए कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है रुपए कार्ड कौन बनाता है। तो रुपए कार्ड हमारी एक कंपनी है जो उसका नाम हमने आपको पहले ही बहुत बार बताया है, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया। यही रुपए कार्ड हमारी जो है हैंडल करती है और यही हमारी NPC और यही हमारी IMF सर्विसेज जो होती वो IMPS सर्विसेज होती हैं, वो भी यही कंपनी हैंडल करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा, और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, ऊपर आ गया है। निम्नलिखित में कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से लगा हो। तो लिब्रे ऑफिस में एक ही तरह के एक्सटेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आप उसको चाहें तो आसानी से आप MS वर्ड के एक्सटेंशन पे भी सेव कर सकते हैं। तो ODP मतलब ओपन डॉक्यूमेंट, इसका एक्सटेंशन जो है डिफ़ॉल्ट होता है। ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का पूछा जा रहा है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन इसका पूरा नाम होता है ODP का। और जितने लिब्रे ऑफिस के एक्सटेंशन होते हैं सब OD से ही शुरू होते हैं। अब यहाँ पे अगर ODT लिख के आएगा ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मतलब कि लिब्रे ऑफिस राइटर, ODS लिख कर आ जाएगा ओपन डॉक्यूमेंट यस मतलब स्प्रेडशीट, तो हमारा हो गया काल का। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का कमांड क्यों। अब देखिए लिब्रे ऑफिस का जो डोनेट वाला ऑप्शन होता है वो हमारा हेल्प मेनू के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, आप लिब्रे ऑफिस फाउंडेशन को थोड़ा पैसा देना चाहते हैं अगर आपको उनका सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स पे बनता है। तो ओपन सोर्स में बहुत सारे डेवलपर लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब क्या हेल्प करके बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनको डायरेक्टली इनके पास कोई इनकम नहीं जाती है, इसलिए क्या कहते हैं ये यूजर से बोलते हैं कि आप हमें कुछ डोनेट करिए। हालांकि ऐसा नहीं कि आप डोनेट नहीं करेंगे तो आप यूज नहीं कर सकते, आप अपने मर्जी से इनको दे सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं है, तो भी आप यूज कर सकते हैं और फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मौजूद स्लाइड मास्टर की है। तो यहाँ पे पूछा रहा स्लाइड मास्टर की कौन सी विशेषता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। लिब्रे ऑफिस में कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस स्लाइड मास्टर की। तो यहाँ पर स्लाइड मास्टर में आप सारी स्लाइडों को छोटे छोटे थंबनेल में दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्लाइड को काउंट करने में भी आसानी होती है और आप सारी स्लाइडों में देख सकते हैं कौन सी स्लाइड के अंदर कौन सा होता है ऑप्शन होता है। ये बिल्कुल इसी तरह होता है, आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अभी इसको मैं छोटा कर देता हूँ
तो इस तरह से मुझे सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से थंबनेल में छोटी छोटी स्लाइड मास्टर में आ जाती है। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? क्वेश्चन नंबर 15 पे थे। हाँ तो यहाँ पे थे मैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्लाइड वाला ऑप्शन, छोटे छोटे थंबनेल में आपकी सारी स्लाइडें आ जाती है। गूगल मेल में अधिकतम कितनी स्टोरेज क्षमता होती है? तो गूगल मेल में अधिकतम हमारी 15 GB की स्टोरेज मिलती है, और 15 GB की स्टोरेज जो होती है शेयर होती है। मतलब ये सेम 15 GB की स्टोरेज आपको गूगल का मेल भी इस्तेमाल करेगा, और आपकी गूगल की जो गूगल ड्राइव है वो भी इस्तेमाल करेगी, और यही सेम 15 GB का स्टोरेज जो है आपको गूगल फ़ोटो भी यूज करेगी। तो अगर आप 15 GB में तीनों यूज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 15 GB हर अकाउंट पे मिलती है। अगर आप ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो एक नया अकाउंट साइन अप करिए। और अगर आप इसको ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप इनका सब्सक्रिप्शन प्लान भी आता है जो 130 रुपीज़ आता है, जिसमें आपको 100 GB मिलता है 1 महीने के लिए, और सालाना भी आप 1300 रुपये में 100 GB का प्लान ले सकते हो। उनके सब्सक्रिप्शन प्लान का नाम होता है गूगल वन, और इसमें कुछ आपको गूगल फ़ोटो में एडिशनल फीचर मिल जाएंगे, और गूगल मेल में भी मिल जाएंगे आपको, और इसको आप 5 लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा डील है। 130 रुपये में 5 लोग ले लीजिए, लेकिन 5 लोग के लिए वो 100 GB ही मिलेगा सबको। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 20 GB सबको मिलेगा। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 TB तक स्टोरेज उपलब्ध कराते हैं, उसका पैसा दे के आप ले सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पॉपअप टिप्पणी का हिस्सा नहीं आती? ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि यहाँ पे पॉपअप के अंदर कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे रिप्ले एंड डिलीट कमांड का ऑप्शन पॉपअप में नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आ गया डेटा। निम्नलिखित में डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डैश किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो डेटा इंक्रिप्शन एक स्टैंडर्ड होता है जिसकी मदद से हमें पता लगता है कि डेटा जो है कितना इंक्रिप्टेड है और कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसको हमारा IBM ने सबसे पहले बताया है, डेटाबेस डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम, DES। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर से आ गया। निम्नलिखित में से कितने चरण लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विकल्प में मौजूद हो? तो चार्ट विकल्प में पूछ रहा है कितने स्टेप उपलब्ध होते हैं ताकि आप किसी भी चार्ट को बना सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में 4 विकल्प होते हैं चार्ट को क्रिएट करने के लिए। आपको 4 विकल्प के अंदर आप किसी भी आराम से चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप होते हैं जहाँ पे आपको फॉलो करना होता है, उसके बाद ही जो केल है मतलब चार्ट आपके लिए बना के देगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कोड का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट फाइनेंशियल सर्विस कोड। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे IFC कोड मतलब होता है, यहाँ पे IFC होगा। IFSC कोड होता है, IFSC कोड इसका पूरा नाम बोलता है। IFSC कोड का पूरा नाम क्या होता है? IFSC कोड एक फाइनेंशियल सर्विस होती है जिसकी मदद से आप जो हमारा जब भी किसी के अकाउंट में पैसा सेंड करेंगे तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम वो फाइंड करेगा कि ये कोड कौन से बैंक के लिए है और कौन सी बैंक के ब्रांच के लिए होता है। तो ये हमारा कोड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कोड। तो यहाँ पे हो गया इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, इसका पूरा नाम होता है। और ये ज़रूरी होता है जब भी आप किसी को निफ्ट करेंगे या फिर RGTS करेंगे, और तो इन दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। IMPS के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन IMPS का इस्तेमाल आप ज़्यादातर लोग UPI के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको किसी को पैसा भेजना है, अगर आप सेम बैंक में अगर सेंड करना चाहते हैं इंट्रा बैंकिंग में, जैसे ICI टू ICI के अकाउंट में, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ICI से अदर किसी बैंक में भेजना चाहते हैं तो IFSC कोड आपको पता होना चाहिए, आपके पासबुक में प्रिंटेड रहता है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी वेबसाइटें हैं जहाँ पे आप अपने बैंक के बारे में बता देंगे और बैंक कौन सी मतलब डिस्ट्रिक्ट में है उसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी ब्रांच वहाँ पे आ जाएंगे। उनसे आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लेंगे तो IFSC कोड ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आप इंटरनेट की मदद से भी ढूंढ सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाती है। निम्नलिखित में से किस पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस
प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को लागू किया जाता है। तो लागू किस पे कर सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस पर आप एनिमेशन लगा सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सभी पे आप एनिमेशन लगा सकते हैं, स्लाइड पे भी लगा सकते हैं, सिलेक्टेड स्लाइड, करंट स्लाइड या फिर ऑल स्लाइड, सभी पे आप जो है आसानी से एनिमेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए G7 सेल एक्टिव है, अब होम कुंजी दबाने पर कर्सर कहाँ पर जाएगा। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी आप होम कुंजी दबाएंगे तो आपकी जो होम बटन दबाएंगे तो आपका जो है A7 पे पहुंच जाएगा कर्सर आपका। क्योंकि यहाँ से उसने सेल का रेफरेंस तो ले लेता है, लेकिन वो होम वाले रो पे ही जाएगा लेके उसको। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संदेश के विषय में शामिल होता है। तो यहाँ पे संदेश के लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही शामिल होती है। तो संदेश के लिए हमारा जो होता है ओनली यहाँ पे टेक्स्ट इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप अगर किसी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप उसको टेक्स्ट के फॉर्म में ही भेज सकते हैं, इमेज के फॉर्म में आप संदेश नहीं भेज सकते, टेक्स्ट के फॉर्म में ही हो जाता है। और यहाँ पे हमारी सर्विस सबसे पहले हमारी चिट्ठी चलती थी, उसके बाद फिर हमारा टेलीग्राम आया, फिर टेलीग्राम से हमारा SMS आने लगा। SMS की मदद से आप किसी को शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस भेज सकते थे जो मैक्सिमम 120 कैरेक्टर तक होती थी। उसकी मदद से आप किसी को इंस्टेंट मैसेज भेज सकते थे, कुछ ही सेकंड के अंदर उसके पास मैसेज भेज सकता था। और ये सारे ऑपरेटर पर लागू होता था। आप BSNL से किसी भी जो है अदर सर्विस प्रोवाइडर को SMS कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर सर्विस होती थी। लेकिन आज के टाइम पे इस सर्विस का इस्तेमाल सिर्फ एक ही चीज़ के लिए किया जाता है, वो है सिर्फ OTP के लिए। आप इससे सिर्फ बैंक की OTP और बैंक से फाइनेंशियल सर्विस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट करेगा, फिर कोई पैसा आप विड्रॉल करेंगे तो उसके लिए। और आप ये टाइम पे व्हाट्सएप आ गया है तो लोग मैसेज अब SMS नहीं करते। उसका रीज़न भी है SMS के चार्जेस महंगे हो गए हैं, लेकिन अनलिमिटेड प्लान में आपको 300 मैसेजेस फ्री मिलते हैं। वो प्लान के ऊपर है, जिसमें आप पर डे 100 मैसेज भेज सकते हैं, कितना भी आपके पास SMS हो, लेकिन आप 100 ही मैसेज भेज सकते हैं। पहले के टाइम पे ये बहुत पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन अब तो व्हाट्सएप और ईमेल की मदद से ज़्यादातर ऐड दिखाई जाती है, SMS के माध्यम से बहुत कम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल सेल में डाटा एक साथ हटाने के लिए किया जाता है। कौन से विकल्प से आप एक साथ सेल से डाटा हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्पेस बार की मदद से एक साथ डाटा को आप हटा सकते हैं लिब्रे ऑफिस काल्क में। ठीक है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर के किस बार पर ओवरराइट मोड इंसर्ट मोड विकल्प प्रदर्शित होता है। हाँ देखो, इन बीच ऑफ द फॉलोइंग बार इज लिब्रे ऑफिस राइटर द ओवरराइट मोड एंड इंसर्ट मोड ऑप्शन आर डिस्प्ले। तो कौन से बार पे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हमारा स्टेटस बार पे ऑप्शन ये दिखाई पड़ता है, जहाँ पे हमारा राइटर ओवरराइट मोड और इंसर्ट मोड यहाँ पे दिखाई पड़ता है आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 26 क्वेश्चन हो गए हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी निश्चित ड्राइव या फोल्डर की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ड्राइव या फोल्डर पर ट्रिपल क्लिक करने, ड्राइव या फोल्डर पर डबल क्लिक, आल्ट कुंजी दबा के रखे और ड्राइव या फोल्डर पर क्लिक करें। ड्राइव या फोल्डर पर राइट क्लिक करने के लिए कौन सी कुंजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्राइव या फोल्डर पर ट्रिपल क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे देख सकते हैं आसानी से, मतलब उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और ये वाला होगा, डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं। ए वाला नहीं होगा, बी वाला होगा। तो इसको मैं ऑटोमेटिक लगा देता हूँ। बी वाला ऑप्शन होगा, इसमें डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा रहा है किसी फोल्डर या ड्राइव के अंदर की सामग्री को देखने के लिए आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपको ज़रा दिखा देते हैं थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, मान लीजिए इस वाले फोल्डर पे चले जाता हूँ मैं, 61 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक फ़ोल्डर है, ठीक है, यहाँ पे फोल्डर लिखा। अब इसके अंदर की अगर कोई फाइल को हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, इस पर एक बार क्लिक करने पर नथिंग, कुछ नहीं होगा। देखो ये एक बार क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे 2 बार इस पर क्लिक कर देता हूँ तो फोल्डर खुल गया है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर हमें किसी फोल्डर की साइज, फोल्डर के अंदर की चीज़ों को देखना है तो इस पर हमें 2 बार क्लिक करना होगा। ठीक है,
फोल्डर या ड्राइव पे आप, ड्राइव मतलब क्या होता है, हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशन होता है उसी को ड्राइव बोलते हैं। तो हम आपको ज़रा दिखा देते हैं। मान लीजिए ये हमारी हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ 2 बार तो ये खुल जाती है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो आपकी आपकी ड्राइव जो है खुल जाएगी और उसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा हम दे सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये था। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रिपल सी में ऐसे घुमा के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन्होंने सीधे सीधे फोल्डर न लिख के ड्राइव लिख दिया, ड्राइव और फोल्डर, तो इससे थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा स्लाइड लेआउट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे माना जाता है? ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस में हमारा टाइटल स्लाइड जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड लेआउट माना जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हमारे लिब्रे ऑफिस के ही यहाँ पे हैं और कुछ इंटरनेट के भी हैं। निम्नलिखित कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल मिटाते समय उपलब्ध नहीं होता? डिलीट इंटायर रो, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल। ये वाला क्वेश्चन कल और परसों वाली क्लास में भी हमने आपको बताया था। इसमें जो होता है शिफ्ट सेल अप वाला ऑप्शन जो होता है हमारा, ये हमारा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, तो आप स्लाइड सेल को ऊपर नहीं कर सकते पर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक अलग से थोड़ा क्वेश्चन है, स्पैमिंग और फ्लेमिंग दोनों एक समान है कि गलत है? तो यहाँ पे स्पैमिंग और फ्लेमिंग दोनों अलग अलग है। स्पैमिंग करना, स्पैम मतलब किसी को बहुत सारा मैसेज भेजना, उसी को हम स्पैम बोलते हैं। और फ्लेमिंग जो होता है हमारा दूसरा वर्ड होता है। फ्लेमिंग का मतलब दूसरा वर्ड होता है। इसमें भी एक तरह का स्पैम ही होता है, बहुत सारे स्पैम इसमें भेजे जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, इसलिए एक जैसे नहीं होते। एक परिवर्तित फाइल को बिना सेव किए बंद किया जा सकता कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, एक परिवर्तित फाइल को बिना सेव किए बंद किया जा सकता कि नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा फाइल। अगर हम किसी फाइल में एक वर्ड भी उसमें चेंज कर देते हैं तो उसको बिना सेव किए आप उसको बंद नहीं कर पाएंगे। हालांकि हाँ, आप फोर्सली उसको क्लोज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हाँ, इसको आप फोर्सली क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आपसे वो एक पॉपअप विंडो दिखाएगा। इसका हम आपको एग्जांपल ज़रा दिखा देते हैं। तो देखिए, अगर आप कोई, जैसे कि यहाँ पे हम अपना कंप्यूटर खोलता हूँ और यहाँ पे मैं नोटपैड खोल लेता हूँ। ठीक है, और नोटपैड में मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया और फिर मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, लोग किस, यहाँ पे हमने न्यू लिख के सेव कर दिया। ठीक है, सॉरी, जो भी लिखा है न्यू लिख उठा। ठीक है, अब हमने इसको नोटपैड खोला दोबारा से। ठीक है, अब यहाँ ओपन हम गए यहाँ पे और यहाँ पे गए ओपन गए, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लगाएगा, तो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी भी ये फाइल बनाई। ठीक, तो ये ओपन हो गई हमारी। अब हमने इसमें एक और चीज़ें बदल दिया, मतलब कि हमने यहाँ पे कुछ वर्ड को डिलीट कर दिया। ठीक, हमने एक सेव फाइल को खोना और इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक फाइल को बिना परिवर्तित किए सेव। अब यहाँ पे हम सेव करने मतलब क्लोज करने की कोशिश करते, तो ये हमसे पूछता है कि आपने जो भी चेंजेस किया उसको सेव करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देता है। कैंसिल कर देंगे तो डायलॉग बॉक्स बंद हो जाएगा, पर हमारे पास 2 ऑप्शन देंगे, सेव या फिर डोंट सेव। ठीक, तो यहाँ पे पूछ रहा है सेव या फिर डोंट, तो यहाँ पे हम डोंट सेव करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमने परिवर्तन किया वो डिलीट हो जाएगा और फाइल उसी स्टेट में वापस चली जाएगी जैसे वो पहले थी, और ये फाइल हमारी बंद हो गई। तो यहाँ पे देखिए, एक परिवर्तित फाइल को बिना सेव किए बंद किया जा सकता नहीं। हाँ, बंद कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप परिवर्तन करेंगे वो लागू नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? जो भी आप उसमें चेंजेस करेंगे वो अप्लाई नहीं होगा, बंद हो जाएगी फाइल। किसी फाइल के नाम में डॉलर और हैशटैग दर्ज करना संभव है या फिर नहीं? तो किसी फाइल के नाम में आप डॉलर या हैशटैग लगा सकते कि नहीं? तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा पास। हम फाइल के नेम में डॉलर या फिर हैशटैग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है कि नहीं। तो डॉलर का निशान हमारे कीबोर्ड में चलता नहीं है, तो मैं यहाँ से कॉपी मार लेता हूँ और फिर से वही अपना पुराना नोटपैड खोलूँगा और फिर से यहाँ पे फाइल को मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मिटा के, तो सेव हो गई। तो फाइल के नेम में हम डॉलर और हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ट्रू। अब यहाँ पे हैश का इस्तेमाल करते हैं। डॉलर से तो सेव हो गई है, हैश से शायद जहाँ तक हमें पता है सेव नहीं होगी। तो डॉलर और हैशटैग का पूछा है ना, तो हैश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे कीबोर्ड में हैश भी काम नहीं करता, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और
कट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, फिर देखता हूँ कि सेव हो पाती कि नहीं फाइल हमारी। तो हमने नोटपैड खोला और यहाँ पे मिटाया, हमने हैश का इस्तेमाल कर लिया, तो हैश से भी सेव हो जाएगी। चलिए दोनों यूज करके देख लेते हैं दोनों से सेव होती कि नहीं। तो ये डॉलर लगा दिया हमने, हैश भी लगा दिया, डॉलर हैश टैग, और यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ को, हो गया। तो डॉलर हैश टैग से फाइल भी हमारी जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इन्होंने लगता पुराना क्वेश्चन बनाया था थोड़ा, तो उनमें सेव नहीं होती, लेकिन अब इसको सेव कर सकते हैं। अब पुराने वर्जन में विंडो का शायद ना सेव कर पाएँ, पर इसमें सेव कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग, अभी तो गुड आफ्टरनून चल रहा है, शायद 3 बजे के बाद शायद गुड इवनिंग होता है। चलिए आगे आते हैं फैट का, हाँ यहाँ पे सॉरी फुल फॉर्म लिखना चाहिए, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। फैट का फुल फॉर्म फाइल अलोकेशन टेबल होता है कि राइट है कि या फिर रॉन्ग है। तो फैट का पूरा नाम होता है फाइल अलोकेशन टेबल, ये एकदम जो है ठीक है। तो फैट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ये हमारा फाइल सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम मतलब क्या होता है हम बता देते हैं। जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो हमारी पार्टीशन या मतलब स्टोरेज की डिवाइस बनती है उसका अपना फाइल सिस्टम होता है। हम आपको दिखा देते हैं ज़रा। तो जैसे कि यहाँ पे हम हार्ड डिस्क पार्टीशन बनाए हैं। अब इसमें अगर हम राइट क्लिक कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं, तो यहाँ पे बताएगा कि FAT32 पे बनी। और एक और होता है, दो के फाइल टिपना होते हैं, NTFC होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये देखिए फाइल, और इससे पहले की जो फाइल सिस्टम थी वो हमारी FAT32 इस्तेमाल होती थी विंडो के अंदर। अब ये NTFC होता है, इसका भी फुल फॉर्म लिखिए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसका नाम होता है। तो ये बड़ी फाइलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुराने में इसको FAT32 भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये दोनों है, ये थोड़ा ओल्ड जनरेशन की फाइल सिस्टम है और ये नई जनरेशन की है NTFC। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइल को डायरेक्टरी भी कहा जाता है, ट्रू है या फिर क्या ये फाइल को डायरेक्टरी नहीं कर सकते। फाइल की जो डायरेक्टरी होती है जहाँ पे फाइल को सेव किया जाता है उसको डायरेक्टरी बोला जाता है, फाइल को डायरेक्टरी नहीं बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 32 का ए है, हाँ सही बोला, 32 का ए ही है। चलिए हम 33 पे आ गए हैं। 34 का बताइए जिसको आ रहा हो। 34 का बताओ। USD सेवा केवल उपयोगकर्ता सत्र के लिए उपलब्ध होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। USD सर्विस इज अवेलेबल फॉर यूजर सेशन ओनली। USD के सर्विस का फुल फॉर्म सभी को पता होगा। तो USD सर्विस जो होता है थोड़ी देर के लिए उपलब्ध होते हैं, उसके बाद उस कमांड का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो एक सेशन टाइम होता है, मतलब उस टाइम पीरियड के लिए ही कमांड आप दे सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आपने कोई USD से आपने 1 2 3 किया, स्टार 1 2 3 है, तो आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप 2 सिलेक्ट करिए तो ये हो जाएगा, 3 सिलेक्ट करिए तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। और अगर आप उस चीज़ को बैक कर देते हैं तो फिर वो सब पूरा सर्विस ख़त्म हो जाएगी। फिर से आपको दोबारा 1 2 3 हैश करेंगे, फिर से सर्विस आएगी। तो सिर्फ सिंगल सेशन के लिए होती है और थोड़ी देर के लिए ही उपलब्ध होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा इसका ट्रू, थोड़ी देर के लिए। और याद रखिए USD सर्विस जो होती है सिर्फ 2G नेटवर्क पर काम करती है, यानी कि GSM नेटवर्क पे। और यहाँ पे सिर्फ अभी इंडिया में हमारे जो है सिर्फ 2 ही कंपनियां जो है 2G नेटवर्क उपलब्ध करा रही हैं, 3 कंपनियां उपलब्ध करा हैं, जिनमें एक वोडाफोन है, एक BSNL है और एक एयरटेल है। जियो जो है 3G सर्विस 2G सर्विस उपलब्ध नहीं कराती, इसलिए जियो के अंदर आप कोई भी USD सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ना ही आप स्टार्ट 1 2 3 हैश इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही कि आप NPCI जिन्होंने पेमेंट के लिए अपनी USD सर्विस लॉन्च किया था स्टार 99 हैश, ना ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जियो के अंदर। वोडाफोन, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया एक ही हो गया, BI इंडिया, एयरटेल और BSNL में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना इंटरनेट के आप किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हैं, 5000 रुपये तक आप पर डे भेज सकते हैं इससे। ज़्यादातर लोग क्लास करने यूट्यूब पर नहीं आते, अभी फ़िलहाल तो नया नया है, बहुत कम लोग ही आते हैं। चलो जो भी आते हैं बाद में, लेकिन काफ़ी सारे लोग देखते हैं। लाइव में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो नोटिफिकेशन पहुंचता नहीं है।
तो चलिए हम अपना काम करेंगे, बाद में लोग देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष उमंग ऐप लॉन्च किया गया था? तो उमंग ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सिम बहुत बार पूछा जाता है। उमंग ऐप कितने भाषाओं में उपलब्ध है? उमंग ऐप में कितनी सर्विसें हैं? उमंग ऐप किस सेवा के लिए उपलब्ध किया जाता है? तो ये हमारा जो है चैप्टर 8 में आपको पढ़ाया जाता है उमंग ऐप के बारे में। डिजिटल फाइनेंशियल टूल के अंदर ये उमंग ऐप के बारे में आपको बताया जाता है। तो उमंग ऐप हमारा जो आया था 2017 में आया था। ठीक है, ये उमंग और डिजी लॉकर दो ई गवर्नेंस एप्लीकेशन है जिनकी मदद से आप बहुत सारी सर्विसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आय प्रमाण पत्र इससे बना सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप साइबर कैफ़े या फिर आपने सर्विस सेंटर पर जाते थे, कॉमन सर्विस सेंटर में CSF पे, वो सारी चीज़ें आप खुद से ही कर सकते हैं आसानी से अपने मोबाइल पे ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इक्वल ABS -151 का मान क्या होगा? तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इनमें। तो ये सारा आपको हैरिसन ने आपको कैलकुलेट करना बताया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 150.9। अब यहाँ पे ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, हम आपको कैलकुलेट करके बता दें। तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखिए ABS का मतलब जो होता है यहाँ पे निकालेगा तो ये हमारा मान निकाल के इसका सिंबल हटा के आपको मान दे देगा पूरा का पूरा। अब आपको यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो चलिए हम एक्सेल में इसको करके देख लेते हैं। एक्सेल है हमारे पास, और लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल का ज़्यादातर फार्मूले सेम तरीके से ही काम करते हैं। तो सिंपल है, हमें यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो देखिए इंटर हमने दबाया, जैसे इन्होंने कैलकुलेट करके आराम से 150.59 निकाल के रख दिया आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर किस मेनू में डायरेक्ट कर्सर मोड विकल्प मौजूद होता है? डायरेक्ट कर्सर मोड एक बहुत अच्छा मोड होता है जिसकी मदद से आप कर्सर की मदद से सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर किसी को आंसर पता हो तो फटाफट बता दिए। क्वेश्चन नंबर 37 में कौन सा आंसर होगा? तो डायरेक्ट कर्सर मोड हमें कहाँ मिलता है? ये हमारे फाइल मेनू में मिलता है। और ये बहुत ही मुसीबत वाला काम होता है क्योंकि इसकी मदद से आप कर्सर बड़ा बड़ा दिखने लगता है, तो उसकी वजह से आप कर्सर को हटा नहीं पाते। तो डायरेक्ट कर्सर मोड वहाँ पे होता है और उसको आप वहाँ से हटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस में से कितने चरण मेल मर्ज करने के लिए उपलब्ध होते हैं? तो यहाँ पे मेल मर्ज वाला ऑप्शन आ गया। ये मेल मर्ज की मदद से आप मल्टीपल लोगों को आप एक ही चिट्ठी भेज सकते हैं। मेल मर्ज इसीलिए काम होता है। ठीक है, तो मेल मर्ज के लिए हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन होते हैं जिनकी मदद से आप मेल मर्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 चरणों पे आप मेल मर्ज को इस्तेमाल कर पाएंगे आराम से। अब MS वर्ड में थोड़ा कम चरण होते हैं, लिब्रे ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा होते हैं। लिब्रे ऑफिस में वैसे 2 तरीके से मेल मर्ज आप कर सकते हैं, MS वर्ड में तो अभी फिलहाल एक ही तरीका है। चलिए आते हैं लिब्रे ऑफिस। हाँ सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय मेमोरी का उदाहरण है? तो आपको कल भी मैंने बताया, द्वितीय मेमोरी मतलब सेकेंडरी स्टोरेज हमारी होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव उसको पूरी बोला जाता है। अब यहाँ पर पूछा जाए जावा प्रोग्रामिंग भाषा किस स्तर की भाषा है? उच्च स्तर है, निम्न स्तर है, प्रथम स्तर है या द्वितीय स्तर है? तो जावा प्रोग्रामिंग भाषा हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती है, तो ये हमारी हाई लेवल होगी। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिकतम कितनी चौड़ाई का कॉलम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो सकता है? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये पहले क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि मैक्सिमम कितनी बिट का कॉलम आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 100 का ही कॉलम आप बना सकते हैं। अधिकतम इतनी ही चौड़ाई का आप कॉलम लिब्रे ऑफिस कैल्क में बना सकते हैं। हालांकि लिब्रे ऑफिस में जो वर्जन होता है उन्होंने अपडेट किया है, तो थोड़ा उसकी साइज घटाते बढ़ाते रहते हैं, तो उसको लिब्रे ऑफिस के वर्जन के हिसाब से आप उसको देख लेंगे। MS वर्ड में ऐसा नहीं होता, जल्दी वो कोई चीज़ बदलाव नहीं करते। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, यहाँ पर सोर्स कोड होगा, यहाँ पर स्रोत कोड लिखा। सोर्स कोड मतलब कि बैकग्राउंड एप्लीकेशन का जो कोड होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, देखा जा सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं जिनका सोर्स कोड कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको टच। तो यहाँ पे हमारे ओपन सोर्स और सेमी क्लोज,
तो ओपन सोर्स कोड ही हमारे जो एप्लीकेशन होते हैं उनके सोर्स कोड ही को हम देख सकते हैं और उनमें एडिट करके अपने हिसाब से हम फंक्शन को ऐड और रिमूव कर सकते हैं और उसको जोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 पे। तो 43 का क्वेश्चन बताइए। ये तो आसान है। एटीएम कार्ड में प्रदर्शित सीवीसी कितने अंक का होता है? हमने इसको पहले ही बताया था। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला है, इन्होंने 3 और 4 दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि जो हमारा ये रुपए और वीज़ा का जो एटीएम कार्ड होता है उसमें जो एटीएम कार्ड होता है वो 3 नंबर का होता है, सीवीवी नंबर 3 ही नंबर का होता है। और यहाँ पे जो अमेरिकन एक्सप्रेस का सीवीवी नंबर होता है वो 4 नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पे एटीएम कार्ड लिखा है तो यहाँ पे हमें जहाँ तक है 3 ही नंबर आपको लगाना है। ठीक है, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिकन एक्सप्रेस में सीवीवी नंबर कितने नंबर का होता है तब आप वहाँ पे 4 लगाएंगे। अगर यहाँ पे आपने 4 लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो ज़्यादातर क्योंकि दोनों कंपनियाँ जो मेजर हैं और ऊपर से अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में अभी फ़िलहाल बैन है। इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनियाँ कार्ड सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, जिनमें से है हमारी वीज़ा और रुपए, और बाकी सारी कंपनियों को बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे 3 नंबर का होता है सीवीसी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऊपर हमने फुल फॉर्म बताया था, इसका पूरा नाम होता है सीवीवी का। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है? कौन सी मेमोरी हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के अंदर होती है? तो हम आपको ज़रा इसको दिखा देते हैं। सीपीयू के अंदर भी मेमोरी होती है और बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। पूरे कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी हमारी सीपीयू के अंदर होती है। तो यहाँ पे आप जब अपना अगर आप विंडो 10, विंडो 8 और विंडो 8.1 और विंडो 11 यूज़ करेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगी। बस सीपीयू पे जाना है और यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे चार्ज लिखा होगा, L1 चार्ज, L2 चार्ज या ये सारी सीपीयू की मेमोरी होती है जिनमें सीपीयू अपना प्रोसेसिंग को स्टोर करता है। तो जैसा जैसा प्रोसेसर की जनरेशन और वेरिएंट बढ़ता जाएगा ये मेमोरी बढ़ती जाएगी। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना 6 MB का चार्ज है और यहाँ पे उसके बाद ये 4 कोर का प्रोसेसर है। तो यहाँ पे देखिए 3 चार्ज मेमोरी दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो 256 1 MB। इसी तरह आपको सीपीयू आपके भी दिख जाएगा आसानी से। तो जो AMD के प्रोसेसर होते हैं उनमें ज़्यादा मेमोरी होती है, इंटेल के प्रोसेसर में मेमोरी थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो AMD में ज़्यादा होती है, इंटेल में कम होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी भी आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे इसको कैश मेमोरी बोलते हैं, कैश मेमोरी भी बोला जाता है। सबसे फास्ट मेमोरी भी होती है कंप्यूटर की SSD के बाद। अब SSD में भी कई तरह की SSD आती है। NVMe SSD जो होती है नई वाली, उसके बाद मतलब उस वाली स्पीड के बाद हमारी ये चाची मेमोरी आती है। इसकी स्पीड जो होती है गीगाबिट में होती है। हालांकि जो हमारी SSD होती है उसकी भी स्पीड गीगाबिट में होती है, लेकिन उसकी स्पीड जो होती है नॉर्मल वाली जो SSD होती है उससे काफ़ी तेज़ होती है। चलिए आते हैं रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो रिफ्रेश करने के लिए हमारी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है F5 का। हालांकि विंडो 10 और विंडो 11 में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। विंडो XP में बहुत सारे लोग रिफ्रेश करते थे, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते थे आप डेस्कटॉप पे। हम आपको दिखा देते हैं। तो पहले फोकस मोड बंद करना होगा, फिर डेस्कटॉप पे आता है। यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे देखिए रिफ्रेश की बटन बनी हुई है। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे तो कुछ होगा नहीं रिफ्रेश का। अब ये ऑप्शन को विंडो जल्दी हटाने वाले हैं क्योंकि ये यूजलेस ऑप्शन है, इससे कोई इस्तेमाल नहीं करता। विंडो XP में इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। तो विंडो 7 में भी जब आप इसको करेंगे या 5 दबाएंगे तो स्क्रीन जो है हल्की हल्की फ्लैश करेगी। उसके बाद धीरे धीरे इस चीज़ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया गया था। अब इसको दबाने से कुछ भी नहीं होता क्योंकि कंप्यूटर स्मार्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ें खुद ही कर लेता है वो। आगे बढ़ते हैं। तो F5 इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है, लिख लीजिएगा रिफ्रेश करने की। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई वेबसाइट आपने खोला हुआ है तो अगर आप F5 दबाएंगे तो हमारी वेबसाइट जो होती है रीलोड हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेली डो हमने लिखा है। अब यहाँ पर अगर हम F5 दबा देते हैं तो F5 हमारे काम में F5 दबाएंगे तो वेबसाइट रिलोड भी हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं F5 से रिलोड भी हो जाती है। अगर कोई वेबसाइट है आपने वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो F5 दबाइए। लेकिन F5 का इस्तेमाल तब आप नहीं करिएगा जब आपको कोई पेमेंट आप कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, आप प्रोसेस में चला गया और अपने F5 दबा दिए तो आपका प्रोसेस जो है सारा कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है कौन सा? अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी नहीं होती है। ये वाली शॉर्टकट कुंजी जो आप दबाते हैं Ctrl+Alt+Delete, इससे क्या होता है हम आपको दिखा देते हैं।
इस वाले शॉर्टकट कुंजी को जब आप दबाते हैं तो इस तरह से कंप्यूटर पे एक ऑप्शन आ जाता है। ये यूज तब आप करते हैं जब हमारा कंप्यूटर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है। तो इन तीनों कुंडी की कॉम्बिनेशन दबाएंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। और फिर यहाँ से आप स्विचिंग यूजर कर सकते हैं, साइन आउट, टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोने में मिल जाएगा पावर बटन, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को इस तरह से रिस्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है हमारा स्क्रीन कैप्चर सॉफ्टवेयर है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप इसको हम स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा, इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर होगा ये कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, कंट्रोल आल्ट प्लस डिलीट, इसकी मदद से आप जो आपकी स्क्रीन क्या होगी, आपको एक ऐसे आपको टास्क मैनेजर वाले मेनू में लेकर जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप उससे टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिना इस वाले स्क्रीन के टास्क मैनेजर खोलना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC को दबानी होगी। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC दबाएंगे तो हमारा टास्क मैनेजर इस तरह से ओपन हो जाएगा। हालांकि विंडो 11 में कुछ टाइम तक पहले इन्होंने अपने अब पब्लिक वाले वर्जन में अभी भी यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, टास्क बार सेटिंग। टास्क मैनेजर का ऑप्शन अभी इन्होंने जल्दी में ऐड किया है। तो विंडो 11 जो भी इस्तेमाल करते होंगे वो आराम से टास्क मैनेजर ओपन नहीं कर सकते। हम आपका आंसर पढ़ रहे हैं, काजल चौरसिया जी। तो आपको जो भी आता बता दीजिए। डिलीट की गई ईमेल ट्रैश फोल्डर में कितने दिनों तक पड़ी रहती थी? ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिलीट की गई मेल जितनी भी होती है ट्रैश फोल्डर में, जब वो जाती हैं तो ट्रैश फोल्डर की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो ईमेल वहाँ से डिलीट कर दी जाती है। तो सारी ईमेल जो डिलीट की जाती है ट्रैश फोल्डर में वो हमारी 30 दिन तक वहाँ तक रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। सारी ईमेल जो ट्रैश फोल्डर में जाती हैं वो 30 दिन बाद डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। या उसको बोल सकते हैं ईमेल का रिसाइकल बिन उसको बोलते हैं। वहाँ पे ईमेल सिर्फ 30 दिन तक ही रहती है। हालांकि विंडो 10 के अंदर भी ऐसी सर्विसें आप लगा सकते हैं। तो अगर आप विंडो 10 यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे स्मार्ट स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप रिसाइकल बिन को ऑटोमेटिकली ऐसा सेटअप कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है सर्विसें को डिलीट कर सकता है। तो यहाँ पे स्टोरेज स्मार्ट स्टोरेज सेटिंग मिलेगी आपको, टर्न है स्मार्ट स्टोरेज। तो यहाँ पे रिसाइकल बिन को ऑटोमेटिकली 30 दिन बाद डिलीट कर देगा। देखिए क्लीन रिकमेंडेशन एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से सेटअप कर सकते हैं। अभी ये स्कैन कर रहा है, उसके बाद ये बताएगा, ऑटोमेटिकली स्कैन कर देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिलीट फाइल और रिसाइकल बिन। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट भी 30 डे का लगा रहता है, तो आप इस पर नेबर भी कर सकते हैं, 1 डे भी कर सकते हैं, 14 डे, 30 डे डिफ़ॉल्ट रहता है। मतलब जो भी फाइलें रिसाइकल बिन में होगी उसको विंडो ऑटोमेटिकली 3 दिन बाद डिलीट कर देगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो ठीक है, नहीं तो रिसाइकल बिन में कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। तो राइट आंसर होगा हमारी C। तो इसको सबको पता ही होगा। अगले सवाल पे आते हैं हम अपने। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड में हाइपरलिंक जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये तो आसान सा सभी लोग लगभग बता देंगे कि इसमें शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। हमारी होती कंट्रोल+K। कंट्रोल+K हमारी बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की होती है, जिसकी मदद से हम हाइपरलिंक जोड़ सकते हैं किसी भी वेब पेज में। और ये यूनिवर्सल है, मतलब MS वर्ड में भी सेम शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, लिब्रे ऑफिस में भी। IS में P का मतलब क्या होता है? AEPS मतलब AEPS का मतलब आप सभी जानते हो, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसमें मैक्सिमम आप एक दिन में 10,000 रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से आप जो है मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा जमा भी कर सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं, ये और पासबुक भी प्रिंट कर सकते हैं। इतनी सारी सर्विसों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आधार इनेबल P का मतलब होता है यहाँ पे पेमेंट, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। और इसके लिए आपको ज़रूरत सिर्फ इतना है कि आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर की ज़रूरत होगी और आपको फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होगी, बस इतना आप लेके जाइए और किसी भी
सीएससी सेंटर जो आधार बैंकिंग जो बैंकिंग पॉइंट होते हैं, बीसी पॉइंट उनको बोलते हैं, बैंकिंग पॉइंट जो होते हैं वहाँ पे जाइए और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाए। अदर बैंक का कुछ चार्जेस लेते हैं, मतलब 1,000 रुपये पे 10 रुपये लेते हैं। अगर आप 1,000 रुपये निकालेंगे तो आपको 1,010 रुपये देने पड़ेगा। और कुछ बैंक फ्री करते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप कस्टमर हैं और जो बीसी पॉइंट है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है बैंकिंग पॉइंट जो है, तो वहाँ पे आपको 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा और आपका सारा काम वहाँ पे हो जाएगा। आप पैसा निकाल भी सकते हैं, पैसा जमा भी कर सकते हैं और पासबुक भी प्रिंट कर देंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उबंटू में ईमेल क्लाइंट है? तो उबंटू का ईमेल क्लाइंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उबंटू का ईमेल क्लाइंट सबको पता ही होगा। उबंटू का ईमेल क्लाइंट है हमारा थंडरबर्ड। अब थंडरबर्ड किसी को नहीं पता होगा तो बता दे, ये थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट है। ठीक है। विंडो के अंदर भी ईमेल क्लाइंट होता है, जैसे कि अगर आप ऑफिस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक मिलेगा। और अगर आप आउटलुक इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आपका कोई फ्री वाला करना चाहते हैं तो थंडरबर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और थंडरबर्ड जो है मोजिला कॉर्पोरेशन का ईमेल क्लाइंट है। हालांकि विंडो 10 और विंडो 11 में आपको ईमेल क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट ऐप मिलता है, जिसके अंदर आप सारी कंपनियों का ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, आउटलुक, जीमेल का हो या फिर याहू का हो। तो मैं थोड़ा सा तो जस्ट एक मिनट। ठीक है। तो थंडरबर्ड जो है हमारा ईमेल क्लाइंट है। और ये कौन सी कंपनी इसको बनाई है? मोजिला फाउंडेशन ने इसका है। तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सर्च कर लेते हैं इसको थंडरबर्ड को, तो आपको दिख जाएगा मोजिला कॉर्पोरेशन का ईमेल क्लाइंट है ये देखिए थंडरबर्ड। मोजिला थंडरबर्ड इसका पूरा नाम है। थंडरबर्ड इज ए फ्री ईमेल एप्लीकेशन दैट इज इजी टू सेटअप एंड कस्टमाइज। ठीक है। तो थंडरबर्ड ये तरह आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 हो गए, अभी 20 क्वेश्चन और है, तो आराम से बैठिए। तो हमने 2 दिन का इकट्ठे क्लास बनाई हुई है। आगे से हम 30 क्वेश्चन के बजाय 50 क्वेश्चन लाएंगे, ताकि 2 ही क्लास में हमारे 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगी। तो हमारी डेली क्लास जो है अभी शाम को 4:30 बजे चल रही है। और एक हम सुबह नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो है टीचर पढ़ाएंगे, मतलब जैसे नॉर्मली क्लास पढ़ाते हैं ट्रिपल सी की, उस तरह की होगी। 8:15 से स्टार्ट होगी क्योंकि 2:15 वाली क्लास ख़त्म होने वाली है, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद एक हमारी 3 क्लास हम दिन में चलाएंगे, एक हमारी 8:15 पे चलेगी और दूसरी क्लास हमारी 1-2 के बीच में अभी डिसाइड नहीं किया, उस टाइम हम कभी चलाएंगे। और फिर तीसरी क्लास हमारी शाम को होगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो 2 क्लासेज हम ट्रिपल सी की चलाएंगे, एक ट्रिपल सी की, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एक अदर टॉपिक की। तो 3 क्लासेज डेली आपको मिलेंगी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ईमेल भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। तो ये चीज़ें आप इंपॉर्टेंट करिए। ईमेल के अंदर 3 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। ये 3 प्रोटोकॉल ईमेल के लिए होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे IMAP, POP3 और SMTP। IMAP और POP3 जो होते हैं ईमेल को रिसीव करने का प्रोटोकॉल है, और SMTP जो होता है हमारा ईमेल को सेंड करने का प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है। और ये हमारा ईमेल को सेंड करने का प्रोटोकॉल है। और बाकी दोनों जो है इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल और POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये दोनों प्रोटोकॉल रिसीव करने के लिए होते हैं, और सेंड अगर किसी को ईमेल करना है तो ये वाला प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए इसको आउटगोइंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। इन दोनों को इनकमिंग प्रोटोकॉल होता है। ज़रूरी नहीं कि आप दोनों को इस्तेमाल करें, नॉर्मली लोग IMAP का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको पॉप का इस्तेमाल करना है तो आप मैनुअली जाके वहाँ पे आपको गूगल में जीमेल के सेटिंग में जाके आपको POP3 को इनेबल करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये बंद रहता है, क्योंकि नॉर्मली IMAP जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल है, ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो लोग IMAP का इस्तेमाल करते हैं, पॉप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये TCP जो है हमारा ये वेब ब्राउजिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। TCP IP आप समझ जान ही गए होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल।
इंटरनेट में इस्तेमाल किया जाता है, वेब ब्राउजिंग में खास करके। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस बैंक द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था? अब यहाँ पे प्रथम वाला हो गया, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले इंडिया में क्रेडिट कार्ड लेकर आए थे। लेकिन आज ये किस टाइम से किस दुनिया में है किसी को नहीं पता है। सेंट्रल बैंक इंडिया ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड इंडिया में लाया था। उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा नेट बैंकिंग जो है हमारा आईसीआई बैंक ने लाया था। और डेबिट कार्ड जो है डेबिट कार्ड हमारे जहाँ थे एचएसबीसी बैंक था, उसने पहली बार जो है हमारा डेबिट कार्ड ले आया था। एचएसबीसी बैंक ने, कंफर्म याद नहीं मुझे, लेकिन एचएसबीसी बैंक जो है एक बाहर की बैंक है, उसने सबसे पहले डेबिट कार्ड हमारे इंडिया में लेकर आए थे। और हमारा क्रेडिट कार्ड सेंट्रल बैंक लाए थे। नेट बैंकिंग हमारा जो है आईसीआई ने लाया था, 1999 में ले आया था। एग्जैक्ट डेट मुझे याद है क्योंकि 2-4 दिन पहले इंटरनेट वाली क्लास में बताया गया था। तो याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड लाया था। और इस टाइम में इनका क्रेडिट कार्ड कौन सी दुनिया में किसी को नहीं पता। हालांकि अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जो इशू करता है वो हमारा है एचडीएफसी बैंक, जो है सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करता है। उसके बाद हमारा नंबर आता है एक्सिस बैंक का। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट किसके पास हैं? वो हमारे हैं एक्सिस बैंक के पास सबसे ज़्यादा। ये हमने नई क्लास अभी बनाई हुई है, मतलब कि आज के लिए बनाई है, इस टाइम के लिए। आगे भी हम इस टाइम क्लास चलाते रहेंगे अगर टाइम होगा तो। अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं, क्योंकि आज मुझे गांव जाना था, तो हमने सोचा आज के लिए आप लोग के लिए 2 दिन के लिए थोड़ा बड़ा सा क्लास बना देते हैं, ताकि आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि नॉर्मली हम 30 ही क्वेश्चन की क्लास चलाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा डोमेन नाम में यूजर नेम को अलग करता है? तो डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग हमारा करता है, यहाँ पे वाला सिंबल इन्होंने नहीं लगाया हुआ है। चलिए, जहाँ से क्वेश्चन हमने लिया था तो वहाँ पे इन्होंने एक सिंबल ही गायब कर दिया है। असल में वो ऐड का सिंबल होता है, ईमेल का जो ऐड होता है वो हमारा सिंबल होता है। तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यूजर नेम और डोमेन को जो हमारा सिंबल ऐड करता है वो ये वाला सिंबल होता है ऐड का। ज़रा हम दिखा भी देते हैं आपको, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। तो यहाँ पे हम अपना जीमेल खोल लेते हैं, ईमेल को। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल क्लाइंट है। तो यहाँ पे अगर हम कोई ईमेल नया सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ, तो ये जो विकराल 07 तक लिखा हुआ ये हमारा यूजर नेम हो गया। और ये ऐड का सिंबल जो आप देख रहे हैं, ये ऐड का सिंबल ही हमारे ये डोमेन नेम इधर है, gmail.com डोमेन नेम है। और ये हमारा विकराल 07 जो है यूजर नेम है। तो इन दोनों को और अलग कौन कर रहा है? ये ऐड का सिंबल, ठीक है। तो ये सिंबल जो है यही हमारा अलग करता है ईमेल में डोमेन और यूजर नेम को, ठीक है। इन दोनों को अलग करता है ये, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 में डिफ़ॉल्ट रूम से सीटों की संख्या कितनी होती है? देखिए, कैल्क के जो वर्जन होते हैं वो वर्जन में उन्होंने सीटों की संख्या घटाते बढ़ाते रहते हैं। ये बहुत ही बेकार सिस्टम है लिब्रे ऑफिस का। वो हर वर्जन में कुछ चीज़ें बदलाव करते रहते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन पुराना आया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट में कितनी सीटें होती हैं, तो यहाँ पे एक लिखी जाती है, बाई डिफ़ॉल्ट एक ही होती है। हालांकि एम एस वर्ड में जो पुराने वर्जन थे, एम एस वर्ड का 2003 वर्जन था, उसमें डिफ़ॉल्ट में 3 सीटें होती थी। और एम एस वर्ड का 2007 वर्जन में भी 3 ही सीटें होती है। लेकिन एम एस वर्ड के 2010 वर्जन में बाई डिफ़ॉल्ट एक ही सीट रहती है। देखिए आप, एक ही सीट यहाँ पे खुली हुई है, एक ही सीट बाई डिफ़ॉल्ट रहती है। हालांकि आप जोड़ सकते हो, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट एक ही रहती है। 2010 के बाद से उन्होंने सीटों की संख्या हटा दी है। पहले वो 3 सीटें लाते थे। तो सेम वही प्रक्रिया लिब्रे ऑफिस भी यूज करें। असल में लिब्रे ऑफिस का सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरह से एम एस वर्ड की कॉपी करते हैं वो लोग। हर फंक्शन एम एस वर्ड जो वहाँ पे लाता है वो अपने फंक्शन में ले आते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली 7.4 में अपने कॉलम की संख्या भी उतनी ही कर दी थी, 16,000 कुछ करके है, जितनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 में सेम उतनी उन्होंने 7.4 में कर दी थी। जबकि 7.3 में जो थी 10,000 कुछ थी, और अभी उन्होंने 16,000 के ऊपर कर दी है। तो सेम उतनी ही कर दी जितना उन्होंने ऑफिस में है। तो लगभग सेम टू सेम कॉपी करते हैं। अब सीलिंग फंक्शन यहाँ पे कर रहा है। सीलिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? राउंड करके निकाल देता है। तो यहाँ पे देखिए सीलिंग का मतलब होता है राउंड करता है। तो सीलिंग हमारा जो है, जब यहाँ पे 21 कम गुणे 7 करेंगे राउंड करके, तो हमारा 21 को रिप्रेजेंट कर देगा, छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे 7 को माना नहीं जाता, ठीक है।
अब यहाँ पे सीलिंग और फ्लोर दो तरह के फंक्शन होते हैं। फ्लोर जो होता है 21 को 22 कर देता है डायरेक्टली, लेकिन सीलिंग जो होता है उसको घटा देता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंडी, देखिए मदद के लिए जब भी आप कहीं पे शॉर्टकट कुंडी पूछा जाए तो एक बटन को याद रखिए, F11 सॉरी F1 की को याद किए। ये बटन जो है यूनिवर्सल हेल्प बटन है, मतलब पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो के कहीं पे भी आपको मदद की ज़रूरत हो आप F1 बटन को प्रेस कर दीजिए। देखिए हमने F1 दबा दिया, देखिए हेल्प मेनू खुल गया। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हो आप, डिपेंड करता है चाहे आप वेब ब्राउज़र चला रहे हो या फिर कैसा भी एप्लीकेशन हो, सबके लिए हेल्प बटन एक ही है F1, इसीलिए कोई यूनिवर्सल हेल्प बटन बोला जाता है। पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कहीं भी आपको मदद हो, डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा एप्लीकेशन खोला, फुल स्क्रीन में है, लेकिन कुछ एप्लीकेशन को छोड़ के जैसे गेम वोम अगर आप खेल रहे हैं तो उसमें आप F1 की का इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि गेम के अंदर हेल्प का जैसे कोई शॉर्टकट कुंजी होती नहीं। एप्लीकेशन के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आप F1 यूनिवर्सल हेल्प बटन है। आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन पुराना आ गया। निम्नलिखित में कौन सा ईमेल में उपलब्ध नहीं होता, तो ईमेल के अंदर रिप्ले ऑल होता है, फॉरवर्ड ऑल होता है, रिप्ले होता है, फॉरवर्ड होता है। तो रिप्ले ऑल नहीं कर सकते आप, हर मैसेज को रिप्ले ऑल नहीं कर सकते आप। यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए रिप्ले है, रिप्ले और रिप्लाई थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे रिप्ले होता है मतलब दोबारा से प्ले नहीं कर सकते आप कीजिए। रिप्ले मतलब रिप्ले ऑल मतलब, और फॉरवर्ड ऑल तो अगर आपको कोई मैसेज आया हुआ है कई लोगों से तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड ऑल मतलब सभी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर रिप्ले ऑल कर सकते हैं, सभी को रिप्लाई कर सकते हैं, पर रिप्लाई एक को नहीं है, रिप्ले नहीं कर सकते उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल के द्वारा ईमेल, अब देखिए मैंने ऊपर भी आपको बताया था ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो ईमेल को रिसीव करने के लिए हम पॉप और IMAP दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए हमारा पॉप और IMAP दोनों इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा POP3 प्रोटोकॉल की मदद से हम ईमेल को रिसीव कर सकते हैं। इन्होंने थोड़ा पुराने टाइप का क्वेश्चन पूछा तो इन्होंने POP3 बताया, लेकिन IMAP को भी ईमेल को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में क्या आशय होता है, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट से आशय क्या होता है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, ये हमारे ओरिएंटेशन होता है। जैसा कि अभी हमने खोला ये लैंडस्केप मोड है, अगर इसको हम राउंड में कर देते हैं। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में अंतर क्या होता है, लैंडस्केप मोड में हमारा जो होता है हमारे जो लंबाई होती ज़्यादा होती है, और हम पोर्ट्रेट मोड में होती क्या होती है हमारी, सॉरी पोर्ट्रेट मोड में हमारी जो है, अभी देखिए हमने पोर्ट्रेट मोड खोल के रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको Ctrl+P दबा देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए प्रिंट आ जाता है, और यहाँ पे आप ओरिएंटेशन देखेंगे तो हमारा अभी पोर्ट्रेट मोड में, पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है हमारी लंबाई ज़्यादा होती है, और लैंडस्केप मोड में हमारा जो होता है वो हमारी चौड़ाई ज़्यादा होती है, मतलब विड्थ ज़्यादा होती है। जो हमारी टीवियाँ होती हैं, टीवी जो होती है वो सारी हमारी आज के टाइम पे जो हो, पहले के टाइम की जो टीवी होती थी उनकी ओरिएंटेशन बराबर होती, मतलब उनकी ऊंचाई और बगल वाली चौड़ाई सेम होती थी। लेकिन अभी जितने भी टीवी आने लगी सबकी आप जो होती है ओरिएंटेशन जो होती है लगभग सबकी लैंडस्केप में, वो लैंडस्केप में ही होती है। हमारा मोबाइल भी जो होता है पोर्ट्रेट में आप देखते हैं, लेकिन मूवी भी देखते वक्त आप लैंडस्केप में चले जाते हैं। और लैंडस्केप में जो बहुत बड़ी बड़ी सीनरी होती है उनको भी हम कई कहते हैं, उनको लैंडस्केप ही बोला जाता है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन है ये सारी चीज़ें। अगर जैसे कि यूट्यूब पे कमेंट वमेंट पढ़ना होता है तो लोग अपने मॉनिटर को लैंडस्केप मोड में सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि हमें लंबाई ज़्यादा चाहिए, मतलब ऊंचाई अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो लैंडस्केप यूज करिए, लेकिन अगर आपको चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो आप पोर्ट्रेट मोड यूज करेंगे। दोनों अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमारा लिब्रे ऑफिस में जो होता है और MS वर्ड दोनों में होता है, तो हमारा जो सिस्टम होता है, मतलब कि जब आप एक्सेल और इम्प्रेस में कोई चीज़ प्रिंट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट मोड वो लैंडस्केप मोड में प्रिंट होती है, और MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप कोई चीज़ प्रिंट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होती है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा UPI उपयोगकर्ता के खाते की पहचान की जाती है, तो UPI में जो होता है किसके आदेश खाते की पहचान की जाती है, UPI में होता है BPA मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो ठीक है, तो UPI एड्रेस होता है, ठीक है। तो UPI में हमारा जो होता है राइट हो, UPI एड्रेस से हमारा जो होता है व्यक्ति की अकाउंट की पहचान की जाती है, ठीक है। UPI एड्रेस को हम BPA भी बोले जाते हैं, BPA मतलब ये वाला,
इसको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भी बोलते हैं। अगर आपको किसी से यूपीआई का पैसा लेना हो तो आपको अपना बीपीए मतलब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपको उसको बताना होगा। नॉर्मली जब भी आप किसी भी यूपीआई ऐप में, कौन सा मैसेज भेज दिए, रिव्यू में चला गया आपका मैसेज। दूसरे लिंक का, चैनल के लिंक मत क्लिक करो भैया, नहीं तो ब्लॉक कर देगा आपको बोट। हालांकि आपका मैसेज शो नहीं करेगा, तो इतना फिक्र मत करिए। तो हम बता रहे थे बीपीए। बीपीए का मतलब होता है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। जब भी आप किसी को यूपीआई रजिस्टर करेंगे, नॉर्मली अगर आप फ़ोन पे को रजिस्टर करते हैं तो आपको जो बीपीए मिलता है आपके मोबाइल नंबर को ही जोड़ के बना देता है। मोबाइल नंबर, उसके बाद ऐट लगेगा, उसके बाद आपका बीपीए एड्रेस मतलब प्रोवाइडर हो जाएगा, या मतलब पीएसपी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि फ़ोन पे का जो होता है यस बैंक है, तो वहाँ पर YBL लिख के आ जाएगा, मतलब यस बैंक लिमिटेड। अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे 3-4 बैंकों के ओके SBI, ओके HDFC, ओके इस तरह लिख कर आएगा। अगर पेटीएम का करेंगे तो आपको नॉर्मली पेटीएम लिख कर आएगा। वो बिल्कुल ईमेल वाला ही सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपना यहाँ पे बना लेते हैं। अगर जैसे कि अगर आप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं और अपना नाम भी यूज़, जैसे कि राजेश एक बंदा है, उसने अपना यूपीओ बना दिया, तो यहाँ पे राजेश बना दिया उसने अपना। उसके बाद उसने क्या किया, और यहाँ पे हमने तो कुछ गड़बड़ हो गया, ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राजेश हो गए। अब यहाँ पे ऐड का सिंबल हमें लगाना होगा, तो रुकिए, अब मेरे कीबोर्ड में ऐड का सिंबल नहीं करता। तो OS के दबा लिए। OS के मतलब होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो अगर आपके कीबोर्ड का कोई सिंबल काम नहीं करता है तो ये ईमेल के एड्रेस की तरह ही होता है। यहाँ पे जाइए और यहाँ पे अपना ऐड लगा दिए, उसके बाद आपका जो भी ATM है, बीपी होगा, ये हो गया हमारा एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। बस इतना चाहिए। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो सिंपली आपको इस वाला पेमेंट एड्रेस को भेज देना है, बस। राजेश से पेटीएम। तो यहाँ पे पेटीएम कौन हो गया हमारा, पेटीएम हमारा हो गया PSP मतलब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये होता है, इसका बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है कि यस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है हमारा पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमारा पेटीएम पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ऐड से हमारा नाम बदल गया, और ये हमारा हो गया यूनिक बीपीए एड्रेस जो बनाता है। ये यूनिक होता है पेटीएम के अंदर। अब किसी भी यूजर का जो बीपीए एड्रेस होगा वो राजेश से पेटीएम नहीं हो पाएगा, राजेश के आगे। और जैसे ही कोई भी गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, या फिर कोई भी यूपीआई ऐड हो, ऐप हो, जैसे राजेश से पेटीएम डाल के वेरीफाई क्लिक करेगा तो ये तुरंत वेरीफाई करके वहाँ पे राजेश का जो रियल नाम होगा बैंक में जो लिखा होगा वो यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, और कोई भी डिटेल वहाँ पे शो नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ नाम ही दिखाई पड़ेगा और बस, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल ईमेल की तरह ही लगता है। देखिए जैसे ईमेल में नहीं होता, बस यहाँ पे .com नहीं रहता है, बस। तो याद रखिएगा, अगर आपको किसी को पैसे भेजने लेने हैं तो आप अभी फ़िलहाल आप मोबाइल नंबर से भी ले सकते हैं। तो आप मोबाइल नंबर या फिर अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो इस तरह रहता है और लिखिए, और उनको यूपीआई एड्रेस वाले ऑप्शन में जाके बोलिए, वहाँ पे इंटर करें और आप उनसे पैसे ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं आप, 1 लाख रुपए ले सकते हैं। 50-50 हज़ार रुपये 2 बार में ले सकते हैं, या फिर एक ही बार में आप 50-50 हज़ार रुपये 2 बार में ले सकते हैं, या फिर 10-10 हज़ार रुपये करके 10 बार में ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एक दिन की 1 ही लाख रुपये लिमिट होती है इसकी, तो याद रखिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है। तो यूपीआई पिन जो होता है हमारा नॉर्मली 6 डिजिट का होता है, लेकिन कुछ बैंक 4 डिजिट के भी अलाउ करते हैं। जैसे ICICI बैंक जो है हमारा 4 ही डिजिट का अलाउ करता है, और भी कई बैंक है जो 4 डिजिट के अलाउ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, CEO का पूरा नाम क्या होता है। अब ये देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। CEO का पूरा नाम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है हमारा। ये वो ऑफिसर होता है जो नॉर्मली कस्टमर सर्विस के ऊपर होता है, मतलब कस्टमर सर्विस के ऊपर होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी में। अब कंपनी के बारे में जो बीकॉम वाले हैं उनको ज़्यादा पता होगा। चलिए आ गया बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल क्या होता है, B2B मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर एक कोई कंपनी दूसरी कंपनी से कोई सामान खरीद रही है तो उसको बिजनेस टू बिजनेस बोला जाता है। नॉर्मली ऐसे काम जो होता है बहुत सारी कंपनियां करती है। उदाहरण के लिए आप मोटर व्हीकल वाली कंपनियों में ले सकते हैं, जैसे कि कार हो गई या फिर बाइक हो गई, या बाइक जो बनाते हैं जैसे हीरो होंडा हो गए। तो बाइक जो बनाते हैं वो बाइक के सारे पार्टों खुद थोड़ी बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए टायर ही ले लीजिए,
अब टायर जो है हीरो होंडा को टायर मैन्युफैक्चर थोड़ी करती है, वो तो सिर्फ बाइक बनाती है। लेकिन टायर मैन्युफैक्चर वो अदर कंपनियां भी करती हैं, जैसे टीवीएस जो है, टीवीएस तो खुद भी टायर बनाती है, लेकिन हीरो होंडा तो टायर नहीं बनाती। तो हीरो होंडा सीएट से या फिर वो अपोलो से या फिर किसी अदर कंपनी जो टायर मैन्युफैक्चर करती हैं उनसे अपनी गाड़ियों के लिए टायर खरीदेंगी। तो वो उस तरह का जो डील होगी वो हमारी होगी B2B, मतलब कि जो हमारी एक मैन्युफैक्चर कंपनी दूसरी मैन्युफैक्चर कंपनी से अगर कोई सामान खरीदती है तो वो हमारा बिजनेस टू बिजनेस आती है, क्योंकि दोनों लोग ही मैन्युफैक्चर करते हैं, दोनों लोग ही सामान जो है कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंज्यूमर तो आ नहीं रहा है, तो ये डायरेक्टली हमारा B2B बिजनेस होगा। वो अपने बिजनेस लिए दूसरे मैन्युफैक्चर से उनके सामान को खरीदते हैं। ये बहुत सारी जगह होती है, मोटर व्हीकल में ज़्यादा होती है, क्योंकि आप गाड़ियाँ जब भी खरीदते हैं गाड़ी का सारा पार्ट जो है कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है, जैसे टायर हो गया और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो दूसरी कंपनी उसको खरीदते हैं। मोबाइल में भी आप देख लीजिए, मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है वो क्वालकॉम बनाती है, लेकिन आपका फ़ोन तो सैमसंग का है, तो वो कैसी डील हुई, B2B हुई। उसी तरह से एप्पल का देख लिया, एप्पल का डिस्प्ले जो फ़ोन में लगे होते हैं सैमसंग बनाती है, कैमरे के सेंसर जो होते हैं सोनी बनाती है, लेकिन आप तो फ़ोन रियलमी का खरीदते हैं, सोनी के सेंसर उसमें लगे रहते हैं। कंपनी का डील कैसे हुआ, B2B हो गया सारा। क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी करना संभव कि नहीं, ये क्वेश्चन मैं पहले ही बताया था। क्रेडिट कार्ड का ज़्यादातर इस्तेमाल लोग ऑनलाइन खरीदारी के लिए ही किया जाता है। असल में क्रेडिट कार्ड बना ही इसीलिए है कि आप उससे कोई भी सामान खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और ये सारा सामान आप जो खरीदेंगे इसका जो अगर आप डायरेक्टली फुल पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप उसमें किसी भी सामान को किस्तों में खरीद सकते हैं। मतलब कि जैसे आपने 10,000 का सामान, कोई आपको टीवी पसंद है उसको खरीदनी है, तो आपको 10,000 रुपये एक बार में नहीं देना पड़ेगा, आप उसको मंथली वाइज भी दे सकते हैं। मंथली वाइज कितना दे सकते हैं आप, उसको मिनिमम जो होता है उसकी जो EMI बनेगी 3 महीने की बनेगी और मैक्सिमम 18 महीने की, मतलब आप उस 10,000 को 18 महीनों में थोड़े थोड़े टुकड़ों में दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में देंगे तो उसको EMI बोलते हैं, और EMI पे बैंक जो है इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनी अलग अलग चार्ज करती है। ज़्यादातर कंपनियां जो होती है आपको 6 महीने तक के लिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती। अगर आप 6 महीने तक EMI लेते हैं उसको नो कॉस्ट EMI भी बोलते हैं। और अगर वहाँ पे इंटरेस्ट लिखा होगा तो 13 से 14% तक, मैक्सिमम 16% तक इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो जितना ज़्यादा ड्यूरेशन आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे कि अगर आप 1.5 साल का लेंगे तो आपको 16% देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेम कंपनी से क्रेडिट कार्ड से कोई सामान 6 महीने या 9 महीने के लिए लेंगे तो आपको 13-14% ही देना पड़ेगा। उसके साथ आपको कुछ बैंक प्रोसेसिंग फीस भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ है और क्रेडिट कार्ड के, लेकिन अगर आप एक ही बार में पूरी पेमेंट कर देंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए वो पूरा पैसा भी आपको तुरंत नहीं देना है, वो पूरा पैसा आपको 40 दिन बाद, मतलब 1 महीने बाद देना पड़ता है, जब क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होगा। क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी सामान पूरे महीने खरीदिए और महीने के आखिरी में आपको सारे सामानों का, जितना सामान आपने खर्च किया उतने का पैसा मिल जाएगा। और कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आपको ऑफर भी मिलता है, जैसे कि अमेजन का जो ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको 5% कैशबैक भी मिल जाएगा। मतलब आपने 10,000 का सामान खरीदा तो उस पर आपको 5% का कैशबैक सीधे सीधे आपके अमेजन पे वॉलेट में चला जाएगा। उसी तरह सेम फ्लिपकार्ट का भी जो क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक का, उससे आप कुछ खरीदते हैं 10,000 रुपये का तो 50% कैशबैक जो है, 5% कैशबैक जो है आपको आपके जो टोटल स्टेटमेंट होगी 10,000 में से 5% काट कर आपको उतनी पेमेंट, यानी कि आपको उतने का सामान भी खरीदा, आपने 45 दिन बाद पेमेंट भी दिया और 5% आपको कैशबैक भी मिल गया। तो क्रेडिट कार्ड का, लेकिन क्रेडिट कार्ड से कभी भी आप पैसा ATM से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, इसलिए सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, आप ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसें ऑनलाइन ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आता है SLL का पूर्ण रूप क्या है। SLL का पूरा नाम होता है सीक्रेट सॉकेट लेयर सॉरी, इसका नाम सीक्रेट सॉकेट लेयर नहीं होता, इसका नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये राइट आंसर होगा फास्ट। SLL एक इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है जो हमारे वेब पेज को, जब भी हम कोई डाटा यहाँ पे जैसे कि वेबसाइट पे इंटर करते हैं, वेबसाइट से डाटा जब हमारे सर्वर पे जाता है, जो सर्वर बना होता है वेबसाइट का, देखिए देखिए यहाँ पे HTTP लिखा है ना, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं हम तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन इज सिक्योर लिख के आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर हम 123 लिखेंगे तो 123 के फॉर्म में सर्वर तक नहीं जाएगा, सर्वर तक वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में चला जाएगा। और SLL जो होता है यही काम करता है। और जब भी किसी वेबसाइट पे SLL लगा दिया जाएगा, वेबसाइट का जो ट्रैफिक होगा डायरेक्टली वेबसाइट के सर्वर पर ना जाते हुए पहले SLL कंपनी के पास जाएगा, उसके बाद वो वेबसाइट के ट्रैफिक को वेरीफाई करेगी और उसके बाद वो हमारी
सर्वर पे भेजेगी। इससे दो प्रॉफिट होता है। पहला प्रॉफिट तो ये होता है कि अगर कोई बंदा डीडॉस करता है, मतलब कोई भी वेबसाइट पे डीडॉस अटैक करेगा, तो डीडॉस अटैक डायरेक्टली वेबसाइट के सर्वर पर ना होकर सिक्योर सॉकेट लेयर जो कंपनी प्रोवाइड करती है उनके सर्वर पे होगा। तो इससे उनका वेब सर्वर भी बचा रहेगा और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईमेल भेजने के लिए IMPS और पॉप का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं। तो एकदम आसान से हमने अभी ऊपर ही आपको बताया था, ईमेल भेजने के लिए IMAP और पॉप का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। तो ईमेल भेजने के लिए IMAP और पॉप का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ईमेल को रिसीव करने के लिए किया जाता है। भेजने के लिए हम SMTP का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हमने आपको पहले बताया ये दोनों प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम ईमेल को रिसीव करने के लिए करते हैं, भेजने के लिए नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। तो लाइव क्लास हमारी लगभग ख़त्म होने वाली 67 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। काफ़ी लंबा चला है। तो हमने कोशिश किया है सारे क्वेश्चन को आपको समझाने की। थोड़ा टाइम कम था इसलिए हमने सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं था, तो एक दो क्वेश्चन इसलिए थोड़ा मिसमैच हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेस्कटॉप पर मौजूद आइकन के नाम बदलना संभव है कि नहीं। तो डेस्कटॉप पर जो भी आइकॉन मौजूद होते हैं उनको आप आसानी से बदल सकते हैं कभी भी। तो राइट क्लिक करके, सिंपल है, किसी भी डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करिए और वहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं। जो भी पॉसिबल होगा हम वो कर देंगे। तो अभी हमारे डेस्कटॉप पे कोई आइकॉन शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने सबको हाइड करके रखा है। तो डेस्कटॉप आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि बहुत सारा है। तो चलिए किसी का बदल देते हैं, जैसे कि ये BLC है, इसका बदल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे। ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे एक चेंज आइकॉन आ जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। तो हाँ, तो किसी भी सिंपली किसी भी एप्लीकेशन पे आपको राइट क्लिक कर लेना है। अब थोड़ा मेरा कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है। ठीक है। तो किसी भी एप्लीकेशन पर राइट क्लिक कर देना है। थोड़ा बड़ा चेंज आई, उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद जनरल में अंदर जाएंगे। जनरल वाला मेनू बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाएगा, लेकिन आपको शॉर्टकट वाले पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको चेंज आइकॉन का ऑप्शन मिल जाएगा। चेंज आइकॉन पर क्लिक कर दिए तो यहाँ पे एक आइकॉन दिख जाएगा। और अगर आपको ये आइकॉन पसंद नहीं है तो ब्राउज में करिए और यहाँ पे अपना खुद का आइकॉन आपके पास बना हुआ है तो आप उसको बना लीजिए। अगर आपका फोल्डर है कोई तो फोल्डर का बहुत आराम से बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है तो इस पर हम राइट क्लिक करते हैं क्योंकि फोल्डर का बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारा आइकॉन वो उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए चेंज आइकॉन लिखकर आ जाएगा। तो देखिए बहुत सारे आइकॉन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला आइकॉन ले लेते हैं, ये बाइट प्रिंटर वाला, और इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आइकॉन चेंज हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो हमारा कहाँ गया फोल्डर, ये देखिए हमारा जो फोल्डर का आइकॉन था ये बदल गया। तो इस तरह से हम आसानी से फोल्डर का आइकॉन को बदल सकते हैं। अगर आपको अपने डेस्कटॉप में इस तरह से गंदगी नहीं फैलानी है, साफ़ सुथरा रखना है, तो आप व्यू पे चले जाइए और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर दिए तो ऐसे साफ़ हो जाएगा। आप सोचेंगे बहुत सारी चीज़ें डेस्कटॉप पे आएंगी कैसे, तो राइट क्लिक करके पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आता था डेस्कटॉप वाला, अभी फ़िलहाल वो चला गया है। विंडो 11 में शायद फ्यूचर में आ जाएगा, विंडो 10 में रहता है, तो ट्रू कर सकते हैं। प्रोग्राम के नहीं, सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशन के ही, मतलब फोल्डर के आइकॉन को ही बदल सकते हैं। प्रोग्राम को बदलने के लिए आपको बहुत सारे जो है आइकॉन डिज़ाइन करने पड़ेंगे या फिर डाउनलोड करने पड़ेंगे। निफ्ट एंड RGTS का कार्य करने के लिए 24x7 होता है। तो निफ्ट और RGTS जो होता है 24x7 काम करता है। अगर नेट बैंकिंग से करेंगे, ब्रांच से करेंगे तो ब्रांच के टाइम के अनुसार करना पड़ेगा। तो पहले जो है निफ्ट जो होता है उसका टाइम होता था सुबह 6 बजे से लेकर रात के नहीं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 6 बजे तक। फिलहाल इसको 2019 में, हमारे क्या जहाँ तक हमें डेट याद नहीं ढंग से, 2019 में इसको 24x7 कर दिया गया था। अब इसको आप 24x7 कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कुछ बैंकों में जो होता है इसकी लिमिट लगा कर रखा हुआ है, मतलब रात में वो निफ्ट अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन और कुछ की दूसरी बात क्या है, निफ्ट में जो पैसा आप भेजते हैं वो पैसा तुरंत नहीं मिलता है, आधे घंटे में उसका सेटलमेंट टाइम होता है, लगभग 30 मिनट में मिल जाता है। RGTS का जो पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें आप आसानी से पैसा किसी भी टाइम भेज सकते हैं और ये तुरंत ही सेटल हो जाता है। लेकिन इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। जो निफ्ट की मैक्सिमम लिमिट होती है वो 50 लाख होती है और मिनिमम कोई लिमिट नहीं होती। कुछ बैंक अलाउ करते हैं 10 रुपये मिनिमम होना चाहिए, लेकिन आप 1 रुपये भी भेज सकते हैं।
अलग अलग बैंक का अलग अलग नियम है। आरटीजीएस की जो मिनिमम लिमिट होती है भेजने की वो 2 लाख रुपए होती है, अपर लिमिट कोई नहीं होती, आप मैक्सिमम कितना भी भेज सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 लाख रुपए होना चाहिए। अगले सवाल पे आता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम के सेल पर डबल क्लिक करने कर एडिट करना संभव है कि नहीं। तो अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला बार से की मदद से भी आसानी से एडिट कर सकते हैं स्प्रेडशीट पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल में खोल के। तो यहाँ पे देखिए वो है, हम इस पर अगर 2 बार क्लिक करते हैं देखिए एडिट वाला ऑप्शन आ गया। और अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, दोनों तरीके से है। 2 बार भी क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हो तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म आ गया, ये हमारा आखिरी सवाल है 70। क्या क्या पोप से अधिक सुरक्षित है? ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है, क्या पोप से अधिक सुरक्षित? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा ट्रू, क्या पेन प्रोप से अधिक सुरक्षित होता है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा हमारा टू। चाय पैप पाइप के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये हमारे टोटल 70 क्वेश्चन थे। अगली क्लास हमारे जो है अब दीपावली के बाद ही होगी, अगर हम वापस आ गए तो, नहीं तो फिर अब हमारी क्लास जो होगी वो 27 को होगी। अगर कोई अपडेट होगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको बता देंगे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पे दिखे हैं, सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में आसानी से मिल जाएंगे। तो सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और ध्यान से पटाखे फोड़िएगा, नहीं हाथ भी फोड़ लीजिएगा पटाखे साथ साथ। तो बाय बाय।